Hello friends, myself Dr. N.K. Baulia, Principal of Government Science College सीकर। जैसा कि आपको मालूम है, हमने इससे पहले जो 2 वीडियो जारी किए हैं वे APG एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप सिस्टम या क्लासिफिकेशन सिस्टम से संबंधित जारी किए हैं। इसका तीसरा वीडियो आज जारी करने जा रहे हैं। आपने इन दोनों वीडियो में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है और कुछ लोगों के प्रोफेसर्स के स्टूडेंट्स के मेल भी प्राप्त हुए हैं इसके कंटेंट से रिलेटेड। मैं इससे संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं या जितने भी वीडियोज हैं उनके कंटेंट मैं मेरे फेसबुक पेज पर भी अपलोड करता जा रहा हूं, उसके साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर करता जा रहा हूं, उनके लिंक भी शेयर करता जा रहा हूं। ये सारे मेरे ई कंटेंट इनसे रिलेटेड मेरे गूगल ड्राइव के पर पहले से मौजूद हैं। आप उनसे अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। आप का जो इंटरेस्ट है इन वीडियोज़ की ओर आपको देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। आप इन्हें लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं और आप इनको देखते रहिए और अध्ययन का आनंद लीजिए। आने वाले जो वीडियो होंगे और भी अच्छे वीडियो होंगे टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। ये वीडियो जो आज हम लेने जा रहे हैं ये APG 4th या एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप का जो चौथा चरण है या 4th वर्जन है उससे संबंधित ये वीडियो है। आइए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इससे इंटरेस्ट लीजिए। इस वीडियो के अंदर हम इस APG 4 से संबंधित फीचर्स की बात करेंगे, इसकी स्टैटिक्स की बात करेंगे, इसकी लाइनियर अप्रोच की बात करेंगे, इसके शॉर्ट वर्जन की बात करेंगे, इसके अपडेट्स की बात करेंगे, इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी फीचर्स की बारे में। इसके चौथे संस्करण में पीटर स्टीवेंस ने फाइलोजेनेटिक के जो रिलेशनशिप्स हैं उनके अंदर जो चेंजेज हैं, उनकी एब्सेंस के अंदर जो कुलीय परिसीमन है उसके बारे में जो चर्चा है उसकी वैधता के ऊपर एक क्वेश्चन उठाया है, सवाल उठाया है और उस सवाल के जरिए इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो आगे की प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस को करने के लिए इन्होंने प्लांट्स का जितने भी जो जीन बैंक हैं उससे संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको शामिल किया है और उन जीन बैंक के अंदर जैसे प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रियल हैं या न्यूक्लियर राइबोसोमल मूल्स है, उनके अंदर जितने भी जीन्स हैं उनको यूज करते हुए इनको आगे यूज किया है। ये कार्य विशेष रूप से डगलस शॉल्टिस और उनके साथ काम करने वाले सहकर्मियों ने 2011 के अंदर ये कार्य किया था, जिससे इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो व्यापक रूपरेखा बनी है वह जो अनचेंज्ड है, ये अपरिवर्तनशील बनी हुई है और जिसके अंदर आगे कई नए गणों को शामिल किया गया है। उन नए गणों के अंदर बोराजिनियल्स, डिलनियल्स, इकोसिनलेल्स, मेटेनियल्स एंड वैलियल्स ऐसे कुछ गणों को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ में कुछ नई कुलों को भी मान्यता दी गई है जिसमें कोरकोरेसी, मैकार्थियेसी, मोंडियेसी, मोजेकेसी, निशियेसी, निजियेसी ऐसे कुछ कुलों को भी मान्यता दी गई है। उसके साथ साथ में कुछ कुलों को जो पहले से मान्यता दी गई थी उनको लुम्प भी कर दिया गया है या लुप्त भी कर दिया गया है, जिनमें जैसे अरिस्टोलोकेसी के अंदर अब लैक्टोरिडेसी और हाइनडेसी को शामिल कर लिया गया है। ऐसे रेस्टियोनेसी के अंदर अब एनॉर्थरेसी और सेंट्रोलेपिडी को शामिल कर लिया है और बक्सेसी के अंदर अब हेप्टोथिएसी को शामिल कर लिया गया है। ऐसे कुछ नामकरण संबंधी मुद्दों के कारण से एक्स्थोरेशिया के बजाय एफ्लोडेलिसी कुलीय नाम को इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही फ्रोंकेसी का उपयोग मेलिनथिएसी के बजाय किया जाता है और इसमें विविनियेसी को शामिल किया गया है। अब तक के जो APG सिस्टम है उस APG सिस्टम के अंदर जो मान्यता प्राप्त गणों की संख्या है ये 64 हो गई है, 64 हो गई है और
कुलों की संख्या 416 या 416 हो गई है। इसके अलावा 2 अतिरिक्त अनौपचारिक प्रमुख क्लेड्स को शामिल किया गया है, जिसमें से सुपर सोइड्स एंड सुपर एस्टिड्स को शामिल किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में अतिरिक्त ऑर्डर्स को भी शामिल किया गया है, जो कि रोजिड्स और एस्ट्रोइड्स के प्रभुत्व वाले बड़े क्लेड्स में शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ में इस वर्गीकरण की जो लाइनियर अप्रोच है, ये लाइनियर अप्रोच आपके सामने हम दिखा रहे हैं। इस लाइनियर अप्रोच के अंदर आप देख सकते हैं कुल 12 क्लेड्स हैं, और उन 12 क्लेड्स में जैसे एंजियोस्पर्म्स बेसल क्लेड है, देन मोनोकोट्स है, देन यूडाइकोट्स है, देन कोर यूडाइकोट्स है, देन रोजिड्स है, देन एस्ट्रिड्स है, देन मैग्नोलिड्स हैं, कोमेलाइनिड्स हैं, फेबिड्स हैं, मालविड्स हैं, लेमिड्स हैं, कंपेनुलिड्स हैं। और हर एक जो क्लेड है उन क्लेड के अंदर अलग अलग ऑर्डर्स को इंडिकेट किया गया है, जिसमें एम्बोलेसिस्ट से लेल्स से स्टार्ट हो रहा है, निम्फिल्स है, देन एस्ट्रोबियल्स है, और लास्ट के अंदर बात करें सबसे एडवांस जो ऑर्डर है ये ब्रूनियल्स के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से इस लाइनियर वर्गीकरण के अंदर हम देख सकते हैं हर एक जो क्लेड है या हर एक ग्रुप है उसके अंदर मोनोफाइलेटिक कंडीशन दिखाई दे रही है, उसके अंदर हर एक के अंदर डिवीजन दिखाई दे रहे हैं, और उन डिवीजन्स के अंदर आगे जा कर के अलग अलग क्लेड्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस वर्गीकरण की एक तरह से लाइनियर अप्रोच है या आउटलाइन दिखाई दे रही है। इस वर्गीकरण का यदि हम शॉर्ट वर्जन की बात करें या संक्षिप्त संस्करण की बात करें तो इस संक्षिप्त संस्करण को हमने यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से 3 भागों के अंदर डिवाइड किया है। पहले कॉलम के अंदर हमने 12 क्लेड्स को रखा है, दूसरे कॉलम के अंदर हमने 64 ऑर्डर्स को रखा है, और तीसरे कॉलम के अंदर जो 416 फैमिलीज हैं उन 416 फैमिलीज में से उन 8 फैमिलीज को रखा है उन ऑर्डर्स के अंतर्गत जिनकी पोजीशन अनप्लेस्ड है, उनकी स्थिति अभी तक फिक्स्ड नहीं है। उन ऑर्डर्स के अंदर उन 8 फैमिलीज के नाम भी हमने यहाँ पर रखे हैं। जैसे इन क्लेड्स की बात करें तो ये क्लेड्स जैसे नंबर 1 पर एंजियोस्पर्म आता है, नंबर 2 पर मैग्नोलिड्स आता है, नंबर 3 पर मोनोकोट्स आता है, नंबर 4 पर कोमेलाइनिड्स आता है, 5 पर यूडाइकोट्स आता है, 6 पर कोर यूडाइकोट्स आता है, 7 पर रोजिड्स आता है, 8 पर फेबिड्स या यूरोजिड्स फर्स्ट आता है, 9 पर मालविड्स या यूरोजिड्स सेकंड आता है, 10 पर एस्ट्रिड्स आता है, 11 पर लेमिड्स या यू एस्ट्रिड्स फर्स्ट आता है, 12वें पर कंपेनुलिड्स या यू एस्ट्रिड्स सेकंड आता है। इस प्रकार से टोटल 12 क्लेड्स हैं, और हर एक क्लेड के अंदर जो 64 ऑर्डर हैं उनकी अलग अलग संख्या यहाँ पर है। जैसे एंजियोस्पर्म्स क्लेड के अंदर 4 ऑर्डर आते हैं, एम्ब्रोलियल्स ऑर्डर सबसे पहले है, देन निम्फिल्स उसके बाद में है, देन यू एस्ट्रोबिलियल्स उसके बाद में है, देन क्लोरेंथिल्स उसके बाद में है। और इससे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो एम्ब्रोलियल्स ऑर्डर है ये सबसे पहले आता है, जो इसकी प्रिमिटिव नेस को दर्शाता है, इसकी प्रायिकता को या प्राचीनतम स्थिति को दर्शाता है, पुरातन स्थिति को दर्शाता है। इसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये डेवलपमेंट को दिखाता है, एंजियोस्पर्म के अंदर किस प्रकार से विकास हुआ है या किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग क्लेड्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर्स हैं। और उन ऑर्डर्स के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर इस पूरे क्लासिफिकेशन के अंदर क्लेड्स में कहीं भी डाइकोट्स को अलग नहीं दर्शाया गया है। यहाँ पर अलग अलग क्लेड्स हैं जिसमें मोनोकोट्स बीच में आ गए हैं, कोमेलाइनिड्स आ गए हैं, यूडाइकोट्स आ गए हैं, कोर यूडाइकोट्स आ गए हैं, रोजिड्स आ गए हैं, फेबिड्स आ गए हैं, मालविड्स आ गए हैं, लास्ट में कंपेनुलिड्स या यू एस्ट्रिड्स आ गए हैं। यू एस्ट्रिड्स को आप देखेंगे तो इसके अंदर जो ऑर्डर्स हैं उन ऑर्डर्स में जैसे सबसे पहले एपियल्स है, देन एक्विफोलियल्स है, देन एस्ट्रेल्स है। इन जनरली पुरानी क्लासिफिकेशन के अंदर हम एस्ट्रेल्स के अंदर एस्ट्रेसी फैमिली को सबसे एडवांस्ड या डेवलप्ड फैमिली के रूप में मानते हैं।
यहाँ पर इस एस्ट्रल्स के बाद में ब्रूनियल्स एंड डेप्स्केल्स एंड एस्कोलोनियल्स एंड पैराक्रिप्शियल्स ऑर्डर हैं, जिसमें पैराक्रिप्शियल्स जो ऑर्डर है ये सबसे एडवांस्ड कैरेक्टर्स को इंडिकेट करता है। और इस ऑर्डर के अंदर जो 416 फैमिलीज हैं, उन फैमिलीज में से डेसिपोगोनेसी जो फैमिली है, जो कोमेलाइनिड्स ऑर्डर के अंदर आता है, इसकी पोजीशन अनिश्चित है कि कौन से ऑर्डर के अंदर आए। ये तो है कि कोमेलाइनिड्स में है, लेकिन कौन से ऑर्डर में आए ये इसकी पोजीशन निश्चित नहीं है। ऐसे ही यूडाइकोड्स के अंदर सेबियेसी फैमिली रखी गई है। इसके अंदर ये ऑर्डर है बक्सेल्स, प्रोटियल्स, रेनकुलस या ट्रोकोडेंड्रिल्स। इसमें यहाँ पर स्पष्ट नहीं कि कौन से ऑर्डर के अंदर ये फैमिली आए। ऐसे ही कोरियोडाइकोड्स के अंदर डिलिनियेसी फैमिली है। ये डिलिनियेसी फैमिली यहाँ पर इस क्लेड के अंदर, कोरियोडाइकोड्स के अंदर 2 ऑर्डर हैं, गुनरेल्स एंड सेक्सीफ्रेग्रिल्स। इनमें से कौन से ऑर्डर के अंतर्गत इस फैमिली को रखा जाए ये भी निश्चित नहीं है। इसी प्रकार से 11वें क्लेड के अंदर लेमिड्स या यूएस्ट्रिड्स के अंदर ये 5 फैमिलीज हैं, बोराजिनेसी, वेलियेसी, इकसिनेसी एंड मेथुनिशियसी, ओंकोथियसी। इनमें से इन फैमिलीज को कौन से ऑर्डर के अंदर रखा जाए इनकी पोजीशन अभी अनिश्चित है। यहाँ पर ऑर्डर से गिरियल से, जेंसियल से एंड लैम्बियल से एंड सोनेल्स नामक ऑर्डर आते हैं। तो कौन से ऑर्डर के अंदर इन फैमिलीज की पोजीशन को रखा जाए ये यहाँ पर निश्चित नहीं है। इस प्रकार से हमने इस वर्गीकरण के अंदर पहले में जो एक तरह से क्लेडोग्राम कह सकते हैं, जो लाइनियर अप्रोच है उसको देखा है, और दूसरे टेबल के अंदर इस क्लासिफिकेशन का शॉर्ट वर्जन देखा है, जिसके अंदर क्लेड्स का क्रम और ऑर्डर्स का क्रम और उनके अंदर जो फैमिलीज हैं वो सारी फैमिलीज हमने यहाँ पर नहीं ली हैं। इसकी सारी वस्तुस्थिति आप देखना चाहते हैं कौन कौन सी फैमिलीज हैं, तो इसकी वेबसाइट अलग से बनी हुई है, उससे आप जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो के अंदर इन सब चीज़ों को देना पॉसिबल नहीं है, शॉर्ट चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। इसके साथ साथ में इस क्लासिफिकेशन के जो अपडेट्स हैं ये हमेशा अपडेट्स आते रहते हैं, और उन अपडेट्स को अपडेट करने का जो कार्य है इन एपीजी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अंदर जो मुख्य साइंटिस्ट या ऑथर रहे हैं, जिनका नाम है पीटर स्टीवंस, जिसका हमने पहले डिस्कशन किया है, इन्होंने एक विशेष रूप से वेबसाइट बनाई है, और उस वेबसाइट का नाम है एपी वेब, और ये एपी वेब एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी वेबसाइट के नाम से जानी गई है। इस एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी वेबसाइट को मिसौरी बॉटनिकल गार्डन होस्ट करता है, और ये 2001 से नियमित रूप से अपडेट की जाती है। यानी कि इस क्लासिफिकेशन के अंदर किसी भी प्रकार के परिवर्तन आते हैं या किए जाते हैं तो इस वेबसाइट के माध्यम से इनको अपडेट किया जाता रहता है। किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं उनको आप देखने के लिए, किस प्रकार के नवीनतम शोध हो रहे हैं उनको देखने के लिए इस वेबसाइट को आप खोल करके देख सकते हैं, और उस पूरे क्लासिफिकेशन की रूपरेखा, कौन कौन से क्लेड्स के नाम चेंज हो रहे हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स के नाम चेंज हो रहे हैं, कौन कौन सी फैमिलीज के नाम चेंज हो रहे हैं, या एट प्रेजेंट इस वर्गीकरण की क्या स्थिति है, वो सारे अपडेट इस वेबसाइट के जरिए हम देख सकते हैं। एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी के जो नवीनतम शोध हो रहे हैं वे इस एपीजी के दृष्टिकोण को अनुसरण करते हैं। अन्य स्रोतों में एंजियोस्पर्म फाइलोजी की जो अन्य सोर्स है उन सोर्स के अंदर फाइलोजेनी से संबंधित पोस्टर्स और फ्लोरिंग प्लांट्स की हैंडबुक भी शामिल होती हैं, जिससे इनके अपडेट्स का मालूम चलता रहता है। इस प्रकार से एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी का जो फोर्थ वर्जन है उसके अंदर पूरी रूपरेखा यहाँ पर हमने दे दी है। इस एपीजी वर्गीकरण पद्धति या एपीजी क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्या मेरिट्स है या की क्या डिमेरिट्स हैं वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी मेरिट्स की बात करेंगे या गुणों की बात करेंगे। इसकी बात करें तो विशेष रूप से इसकी अच्छाई है कि इसके अंदर
मोनोफिली के सिद्धांत को अपनाया गया है, जो फाइलोजेनेटिक अप्रोच को अपनाता है। ये पहले इसकी अच्छाई है। दूसरा है कि इसके अंदर उन सभी सोर्सेज को इस्तेमाल किया गया है, उन सभी सोर्सेज की जानकारी या इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया गया है इस क्लासिफिकेशन में, जैसे मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी या एनाटॉमी या पेलियोलॉजी या फाइटोकेमिस्ट्री, जितने भी सोर्सेज होते हैं उन सोर्सेज से जितनी भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई हैं उन सभी इंफॉर्मेशन को इस क्लासिफिकेशन के अंदर यूज किया गया है। तीसरी इसकी विशेषता है कि इसके अंदर औपचारिक नाम केवल वहीं दिए जाते हैं जहां पर मोनोफिली या मोनोफाइलेटिक कंडीशन स्ट्रांगली एस्टेब्लिश्ड हो गई हो या मजबूती से स्थापित हो गई हो, उसी जगह पर औपचारिक नाम दिए गए हैं, अदरवाइज वहाँ पर औपचारिक नाम नहीं दिए गए हैं। चौथी इसकी विशेषता है कि ये पद्धति रिसेंटली जो रिसर्च हो रही है उन रिसर्च पर बेस्ड है और ये इस रिसेंटली रिसर्च हो रहे हैं उसके ऊपर अधिकार प्राप्त कर रहा है कि उन रिसर्चेज को ये यूज कर रहा है क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये इसके बेसिक मेरिट्स हैं या गुण हैं इस पद्धति के, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं जो हर जगह पर डीमेरिट्स से रहे हैं। लेकिन इसके डीमेरिट्स में पहला इसका मेरिट है कि इसके अंदर इस क्लासिफिकेशन को ऑर्डर और कुल के वर्गीकरण तक ही सीमित रखा है। यानी कि जैसे पूर्व के क्लासिफिकेशन के अंदर हमने बात की कि डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, सब क्लास या और पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, इस प्रकार का इस क्लासिफिकेशन के अंदर कोई स्थान नहीं है। सिर्फ ऑर्डर और कुल से ऊपर की रैंक को क्लेड शब्द इस्तेमाल किया है और उस क्लेड के अंतर्गत ही ऑर्डर और कुलों को वर्गीकरण तक सीमित किया है। तो ये अपने आप में कई बार ऐसा लगता है कि कौन सा ग्रुप किसके बराबर है, कौन सा किसके बराबर नहीं है। एक कंपैरिजन की जहाँ पर बात आती है वो सही ढंग से लगता नहीं कि हम किसका किससे कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक तराजू के अंदर ये चीज़ है, दूसरे तराजू में ये चीज़ है, तो जो तुलनात्मक स्थिति है उसका आकलन नहीं हो पा रहा है पैरेलल। आल्दो अंतर है लेकिन पैरेलल कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है। दूसरा इसका अवगुण है कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है अपने आप में इतना पॉपुलर नहीं हो पाया है। जैसे इससे पहले वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन की जो हिस्ट्री देखी है उस हिस्ट्री के अंदर हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन लिए हैं और वे क्लासिफिकेशन नाम से ही पॉपुलर हैं। कैरोलस लिनेस का क्लासिफिकेशन, सर थियोफ्रास्टस का क्लासिफिकेशन, बेंथम डुकर का क्लासिफिकेशन, इक्लर का क्लासिफिकेशन, एंगलर प्रेंटल का क्लासिफिकेशन, ओसवाल्ड टिपो का क्लासिफिकेशन, ऐसे भी क्लासिफिकेशन नाम से पॉपुलर रहे हैं और उनकी पॉपुलरिटी आज भी अपने आप में पॉपुलरिटी बनी हुई है। ये क्लासिफिकेशन अलबत्ता तो दिखने में क्लासिफिकेशन के रूप में दिखाई नहीं देता है, तो जिससे फर्स्ट इम्प्रेशन ही ऐसा नहीं लगता कि ये कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तो उसके कारण से ये अभी इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया है। हालांकि ये फाइलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो इसको पॉपुलरिटी मिलनी चाहिए, लोकप्रियता मिलनी चाहिए, वो लोकप्रियता नहीं मिल पाई है। फिर इसका अवगुण आता है कि इसके अंदर कई जो फैमिलीज हैं या कई जो जनरेशन्स हैं उनको एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं रखा गया है। जैसे अभी हमने बात की कि 8 फैमिलीज की पोजीशन अपने आप में अनसर्टेन है, उनकी पोजीशन कहाँ पर है न तो इस क्लासिफिकेशन को मालूम है और न जो रिसर्च कर रहे हैं उनको मालूम है। बस अनसर्टेन है कि उनकी पोजीशन कहीं भी चेंज हो सकती है, तो इनकी फिक्स पोजीशन नहीं है। इवन इसका डिमेरिट है कि इसके अंदर जो ऑर्डर्स हैं या जो गण हैं वो अनौपचारिक समूह के तहत ही मान्यता प्राप्त हैं। औपचारिक समूह के तहत उनको मान्यता प्राप्त नहीं है, अनौपचारिक समूह के तहत ही उनको मान्यता प्राप्त है। जैसे मैग्नोलिड्स, यूडाइकोट्स, हालांकि ICBN या इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इसकी पुष्टि नहीं करता है, इस प्रकार के ऑर्डर्स की पुष्टि नहीं करता है। जैसे कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ICBN या ICN इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर हर एक ऑर्डर के नाम के अंत में
सफिक्स के रूप में ALES शब्द लगता है। तो इस प्रकार के वर्ड यहाँ पर ऑर्डर के नाम के अंत में नहीं है, यहाँ पर ये ICVN के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस कारण से इसके कुछ डैमेज भी दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हमने इन तीनों वीडियो के माध्यम से एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप क्लासिफिकेशन सिस्टम को लिया, जिसमें इनकी हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स, इनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्जन और फोर्थ वर्जन को विस्तार से हमने यहाँ पर लिया है। और आप इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट से आप देख सकते हैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स हमने आपके सामने रखे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखते रहिए। घर में रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।